सब लोग पहुंच गया? क्लास स्टार्ट करना है या क्या करना है? घोड़ा खड़ा। सुबह से कितना क्लास कर चुका तुम लोग? 2 क्लास। किनका किनका? आशीष सर और रोहन सर। चलिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को अभी तक? बहुत अच्छा। तो आइए जरा बोरिंग पेपर पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाकर, है ना? तो हम कल कहाँ पढ़ा रहे थे? PWD प्रोसीड्योर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क, यही था ना? तो आज हम देखते हैं इसमें कि करना क्या है। तो PWD प्रोसीड्योर किसी भी वर्क को इनिशिएट करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, जब कोई वर्क इनिशिएट रहता है तो उस वक्त PWD का प्रोसीड्योर क्या होता है स्टार्ट करने का। तो ये हम आपको बता चुके थे, शायद चारों पॉइंट आपको हम बता चुके थे इसका, है ना? ध्यान दीजिए तो उस चारों पॉइंट पे आप लोग उससे क्या समझे थे। पहला था कि आपका स्टेट गवर्नमेंट run department which looks after construction of public utility services like roads, gutters, culverts, and government buildings and maintenance of all such structures, यही था। इसके बाद फिर आपका था कंट्रोल ऑन नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर गवर्नमेंट बाय डिमांड नीड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन इन द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें पॉलिटिशियन का एंट्री जो इन्वॉल्वेशन होता है, MLA वगैरह, लोकल बॉडी, PWD इन मिनिस्टर, ये सब सारे लोग उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और द वर्क अप्रूवल के लिए, है ना? फिर था आपका कि फाइनली फंड्स द एलोकेटेड इन द बजट और द प्रोजेक्ट विच इज टेक्निकली सैंक्शन। फिर आपको इसमें क्या बताया गया था कि प्रोजेक्ट पे जो काम चलने वाला उसका बजट को एलोकेट करना, फंड को रिलीज करवाना और उसको टेक्निकली जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन करवाना, यही था आपका प्रोसीड्योर इसका। अब इसी के अंदर एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फिर आता है टेक्निकल सैंक्शन, फिर आता है बजट प्रोविजन, फिर आता है एक्सपेंडिचर सैंक्शन। तो ये सारा जो पार्ट है ये आपका PWD के लिए है। आपका जो पहला जो था एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि आप देखे थे यहाँ पे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ PWD के में आप देखे थे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आपको आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में यही सेटअप जितने जो बने हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, जो कि आपका गवर्नमेंट से लेकर अनस्किल्ड वर्कर तक का जो प्रोसीड्यूर है, जो एम्प्लॉय जो इसमें इन्वॉल्व है, सारे डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है वो सारे डिपार्टमेंट के थ्रू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, है ना? तो अब इसमें क्या करना है, फॉर एनी वर्क और प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड बाय अ डिपार्टमेंट एंड अप्रूवल ऑफ सैंक्शन of the competent authority of the department with respect to the cost and the work that is necessary at the first instance। अब क्या है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट या वर्क का रिक्वायर्ड होता है, डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है अप्रूवल या सैंक्शन के लिए, जो डिपार्टमेंट ऑथोरिटी लेता है
वो सबसे पहले उसका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूरी होता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट के वर्क को रिक्वायर्ड किया जाता है, उस वर्क या प्रोजेक्ट का जो रिक्वायर्ड जिसके लिए होता है, उस डिपार्टमेंट से ऑथोरिटी मिलना जरूरी है। और इसके साथ साथ उसका फर्स्ट इंस्टेंस कि उस पे स्टार्टिंग में कितना मेरा बजट बनने वाला है या कितना का ये प्रोजेक्ट बजट होगा, ये उसमें डिसाइड किया जाता है। जब ये डिसाइड हो जाता है तब क्या होता है कि अप्रूवल ऑथोरिटीज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टू टेक अप द वर्क। अब ये अप्रूवल अथॉरिटी आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और वहां पे वर्क क्या है उसके बारे में उनको बताना होता है और वो वर्क को इनिशिएट करवाते हैं। इसी तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑफ द प्रपोजल एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज गिवन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PWD takes up the work and prepares detailed designs, plans and estimates and then executes the work। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में क्या क्या देखा जाता है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, डिजाइन, प्लान, एस्टिमेट्स एंड एग्जीक्यूट्स, ये सारे पार्ट को देखा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के दौरान, जो कि आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा ये सारे फाइल को और इसमें सारे डॉक्यूमेंट को। अब जैसे एग्जांपल से लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे कि आर्मी बिल्डिंग बनाना हो, आर्मी कैंप बनवाना हो, ठीक है, तो आर्मी कैंप जब बनवाना होता है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए उस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा जाता है गवर्नमेंट के सामने, है ना। उस प्रोजेक्ट को जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसका सबसे पहले रिक्वायर्ड कि वो जो आर्मी कैंप या आर्मी हाउस जो आप बनवाने वाले हैं उसकी कितने परसेंट रिक्वायर्ड है या कितने रिक्वायर्ड है भी या नहीं है या ऐसे ही बनाना है। तो रिक्वायर्ड बिना किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट का तो वो नहीं बनता है या कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है। तो रिक्वायर्ड देखा जाता है, उसके बाद फिर उसमें देखा जाता है कि उस कैंप में कितने लोग रह सकते हैं या कितने लोगों के लिए बनाया जाए, 25,000, 50,000 की 30,000 या क्या है, इन फ्यूचर उसको क्या करना है ना। इसके बाद जब वो गवर्नमेंट जब अप्रूवल दे देते हैं तब वो फाइल उठकर आ जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PWD में। वहां पे आपको चीफ इंजीनियर से लेकर आपको जूनियर इंजीनियर तक लोग क्या होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस बात पे चर्चा होता है कि इसका क्या बजट है, इसका क्या प्लान है, इसका क्या आपका डिजाइन होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, कैसे उसके वर्क को इनिशिएट करना है एंड प्रिपेयर करना है। तो ये सारे बातों पर क्या होता है डिस्कशन किया जाता है। जब ये डिस्कशन होती है, जब इस पे साइन होते हैं तब जाकर गवर्नमेंट उस पे साइन करती है और वो अप्रूवल देती है। तो यही आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। समझ गए, समझे या नहीं समझे, या फिर सिर्फ मेरा आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं। रिप्लाई दो। समझ गए, चलिए अब हम आते हैं टेक्निकल सैंक्शन। वो था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अब आता है टेक्निकल सैंक्शन। तो टेक्निकल सैंक्शन मीन्स द सैंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क, रेट्स एंड कॉस्ट of the work by the competent authority of the engineering department। तो टेक्निकल सैंक्शन में क्या क्या देखा जाता है, डिटेल एस्टिमेट जो कि आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा होगा क्लास में, डिजाइन कैलकुलेशन जो कि आप लोगों को उसी में बताया भी जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बताया जाएगा ना, क्वांटिटीज ऑफ वर्क भी बताया जाएगा उसमें, रेट एंड कॉस्ट भी बताया जाएगा उसी चीज में, है ना। तो ये सारा टेक्निकल सैंक्शन में आता है और वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी होता है वो उसको देखता है। नेक्स्ट
पॉइंट है इसका, आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द एस्टिमेट इज गिवन देन ओनली द वर्क इज टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन। आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल सैंक्शन जब हो जाता है, जब वो अप्रूवल होता है, तब उसके बाद एस्टिमेट को दिया जाता है, देन ओनली द वर्क इज टेकन अप द फॉर द कंस्ट्रक्शन। सिर्फ और सिर्फ उस एस्टिमेट को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही दिया जा सकता है या उसके लिए ऊपर बढ़ाया जा सकता है। इन केस ऑफ ओरिजिनल वर्क द काउंटर साइन ऑफ द लोकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट should be obtained in the plan and estimate before technical sanction is accorded by the engineering department। बोला गया कि अगर उस पे काम जो चल रहा है या चलने वाला है, तो उस एरिया, जिस एरिया में वो काम होने वाला है, उसका, उस एरिया का जो हेड है, तो उस एरिया का हेड जनरली होता कौन है? एमएलए भी हो सकता है, एसडीओ भी हो सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, एमएलए हो सकता है, विधायक हो सकता है, मुखिया हो सकता है, सरपंच हो सकता है। क्या? हाँ, मुखिया हो सकता है, सरपंच हो सकता है। तो ऐसे जो लोकल बॉडी जिस एरिया में बनाए, तो उस एरिया का हेड, तो ये सारे लोग भी हो सकते हैं। तो उनका अप्रूवल यानी कि उनका भी साइन उस पे जरूरी होता है कि हाँ, यहाँ पे आप ये काम कराने के लिए है, आप यहाँ पे काम करवा सकते हैं, है ना। तब उसके बाद फिर टेक्निकल सैंक्शन के लिए जाता है। क्योंकि जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहां पे पूछा जाएगा ना कि उस एरिया का माहौल क्या है, उस एरिया का स्थिति क्या है, उसका बायोग्राफी क्या है। तो उसका बायोग्राफी, उसका माहौल कौन बताएगा? उस एरिया का जो हेड है वही बताएगा। वही बोलेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे काम करवा सकते हैं। तभी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा उस काम को लिए, है कि नहीं। अब है द पावर्स ऑफ टेक्निकल सैंक्शन delegated to various government official in the order आर shown below। अब है कि टेक्निकल सैंक्शन के लिए जो पावर दिया जाता है, जो डेलीगेट करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, जो डेलीगेट करता है, वो कौन कौन है? चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। चीफ इंजीनियर कंप्लीट पावर में रहता है, उस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चीफ इंजीनियर फुल पावर में रहता है। यानी कि पूरे स्टेट में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क होना हो या किसी भी तरीके का जो प्रोजेक्ट निकलना हो, वो किसके हाथ से निकलेगा? चीफ इंजीनियर के तरफ से निकलेगा। क्लियर है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वो आपको 15 लाख तक का वो सैंक्शन कर सकता है टेक्निकली, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 5 लाख तक का। बाकी का जो सैंक्शन होगा, अगर उससे ज्यादा का बजट आ रहा है, तो फिर चीफ इंजीनियर उसको, उस प्रोजेक्ट को टेंडर के रूप में निकाले कर वो सैंक्शन करवाएगा। समझ गए? किन्हीं को कोई डाउट है तो क्लियर भी कर लेंगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ कहानी सुनेंगे। समझे? नगर पालिका में, नगर पालिका में भी तो एमएलए करता है। हाँ, नगर पालिका में आपका जो वहाँ जो ब्लॉक में जो बैठता है ना, एसडीओ या डीएम वगैरह जो बैठता है, वो करेगा, जो कि एमएलए के पावर में होता है। उस एरिया का जो एमएलए होता है उसके पावर में होता है। तो अगर कोई एसडीओ वगैरह या फिर कोई जो ब्लॉक में जो हायर अथॉरिटी पर जो बैठता है, मेंटोर वगैरह, जो कोऑर्डिनेटर वगैरह, वो भी एमएलए के अनुमति के बिना वो सैंक्शन नहीं कर सकता। हाँ, और कोई कुछ पूछा था हर्ष? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन जरूरी होता है। जब तक कि गवर्नमेंट, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ही है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हाँ, हाँ, टेक्निकल में हो जाता है चीफ इंजीनियर से लेकर
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब आ जाएंगे टेक्निकल अप्रूवल के लिए। और किसी को कोई डाउट? अब आता है बजट प्रोविजन। वो तो हो गया कि किस तरीके से अप्रूवल मिलेगा, सैंक्शन होगा, है ना। लेकिन अब उसका प्रोविजन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो अब ये है बजट प्रोविजन में, आफ्टर द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स अप्रेजल, a project report is prepared in which raw materials, organizational setup, and total cost required for execution of project are mentioned। अब इस जो प्रोजेक्ट जो आपको जो अप्रूवल हुआ, जो प्रोजेक्ट आपको अप्रूवल हुआ, जो अप्रेजल में बना, अब उस अप्रेजल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है या प्रोजेक्ट जो निकलता है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपका उसका क्या क्या रिपोर्ट होना चाहिए। रॉ मटेरियल का रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आप रिपोर्ट देखे होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे हैं ना, यही है ना ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप, दिख रहा है। इसी सेटअप को बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट को आपको दिखाना है। अब ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर में मान लिया कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, वहां पे लेबर है, तो यहाँ पे इंगेज बाय कॉन्ट्रैक्टर या डिपार्टमेंट है, तो लेबर में आपको क्या लिखाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, तो लेबर के नीचे क्या लिखा जाए, इंगेज बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर लेकर आएगा। या अगर डिपार्टमेंट के थ्रू है तो डिपार्टमेंटल में आपका क्या है कि वर्किंग चेंज स्टाफ या मास्टर रोल लेबर एंड कैजुअल लेबर। जैसे डिपार्टमेंटल जो होता है ना, कि जैसे कि सीपीडब्ल्यू, वो एक डिपार्टमेंट है ना, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। वो डिपार्टमेंट क्या करे कि अपने स्टाफ के थ्रू उस चीज को आगे का प्रोसीड्यूर करेगा। अब है कि आपका कि लेबर किस तरीके से ला सकता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा तो वो लेबर खुद ले आएगा। मटेरियल हो गया तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड हो जाएगा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दो पार्ट है। तो कभी कभी होता क्या है कि गवर्नमेंट करता क्या है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मटेरियल आप सप्लाई करते रहिए, है ना। अब होता है, अब है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय डिपार्टमेंट, तो जब मटेरियल अगर देखा जाता है कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं आएगा, तो फिर क्या करता है, खुद डिपार्टमेंट उसको मैन्युफैक्चर करने लगता है। ओवरहेड उसको देखेगा कौन कौन, तो चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक, सब डिविजनल ऑफिसर। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा। सेकंड है आपका, देन अकॉर्डिंग टू 5 year प्लान इन द बजट प्रोविजन फॉर सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस इज सैंक्शनड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपका मान लिया गया कि 5 साल का कोई प्रोजेक्ट प्लान है, तो उसका बजट प्रोविजन जो होता है उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जरूरी होता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होगा तो उसमें आपको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अप्रूवल मस्ट होता है। अदरवाइज कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली अप्रूवल का ही जरूरत पड़ता है। समझ गए। अब जैसे देखिए, सिंपल इतना इस चीज को समझिए। मान लिया कि कोई ब्रिज या फिर गवर्नमेंट हाउस को रिपेयर करना हो, मेंटेन करना हो या मेंटेनेंस करवाना हो, तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट सैंक्शन करने जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने जाएगा। उसके लिए जो टेक्निकल अप्रूवल जो होता है, यानी कि जो चीफ इंजीनियर होता है, वही डायरेक्ट अप्रूव कर सकता है। समझे। या फिर आपको जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जिसके अंडर 15 लाख का प्रोविजन है सैंक्शन करने का, तो वो भी कर सकता है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का जरूरत नहीं होता। पर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट जो फ्रेश प्रोजेक्ट निकलता है, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट होता है। अब मान लिया कि आपको 50 से 60 किलोमीटर का रोड बनवाना या हाईवे बनवाना हो, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है ना जी। कोई 50 से 60 किलोमीटर का हाईवे बनाना हो, फ्रेश प्रोजेक्ट है,
वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो आपको कितना का हो जाएगा, करोड़ों का प्रोजेक्ट चला जाएगा। तो क्या करोड़ों का प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर या फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अप्रूव कर देगा? वो नहीं करेगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जरूरी होता है। तो यही बताया गया है बजट प्रोविजन में कि किस तरीके से कौन किसको अप्रूव करेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट। क्लियर है? अब आता है एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एक्सपेंडिचर सैंक्शन मीन्स concurrence of the government to the expenditure proposed in case of various works of construction initiated by government. The expenditure sanction is to be accorded by ministry which ensure funds for the project or the work. Here आपका expenditure sanction can be exceeded up to 10% beyond which revised sanction of expenditure sanction is to be taken. तो पूरा एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई वर्क या फिर जो प्रोजेक्ट प्रोविजन जो बना है, जो सैंक्शन हुआ है, जो कॉस्ट सैंक्शन हुआ है, उस कॉस्ट के रेस्पेक्ट में अगर कोई वर्क करने के दौरान अगर उसका कोई इंक्रीज कर जाता है, जैसे मटेरियल का रेट इंक्रीज कर जाता है, तो जो पहले से जो बजट दिया हुआ वो बजट में तो काम नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। मान लिया कि सीमेंट का बैग अभी मिल रहा है 300 रुपये या 250 रुपये बैग, कल को अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है तो कल को वो वही आपका बैग हो जाएगा 500 रुपये। तो आपको जो बजट दिया गया है, क्या वो उस बजट में आप काम कर पाएंगे? उस काम को अब करने के लिए एक्सपेंडिचर सैंक्शन करवाना होगा। यानी कि अगर आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है या लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, तो अब इसलिए कि एक्सपेंडिचर भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, एक्सपेंडिचर करना होगा। यानी कि उससे जो जो पहले से बजट जितना सैंक्शन किया उसमें 10% आपको क्या करना होगा, एक्सीड करना पड़ेगा। 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यही आपका है एक्सपेंडिचर सैंक्शन। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से संपर्क करना होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ही ना आपका बजट दिखाता है। अब आते हैं मेथड्स। मेथड्स यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी फॉर कैरिंग आउट द वर्क। अब है कि पीडब्ल्यूडी जो मेथड यूज करता है किसी वर्क को करने के लिए, वो देखा जाए। तो ये जनरल प्रोसेस, फिर मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो जनरल प्रोसेस में क्या है, each PWD has a chief engineer who is administrative head of the department and the directly responsible to the government. He prepares the budget estimate annually relating to the work under his control and administrators the grant that keeps a close watch over the expenditure. इस पूरे लैंग्वेज का मीनिंग कौन समझाएगा? कोई है जो समझा सकेगा? अमित कुमार रंजन। अमित कुमार रंजन, क्लास में नहीं है। गौरव झा। हाँ बोलो अमित। कोई और है जो समझा पाएगा? लैंग्वेज सही से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। कोई और है जो समझाएगा? गौरव झा, समझाओ।
हाँ, पहला पॉइंट। कुल मिला के यही कहना है कि पीडब्ल्यूडी का जो हेड होता है वो कौन होता है? चीफ इंजीनियर होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बोला जा सकता है उस डिपार्टमेंट के लिए। क्लियर है? अब क्या है कि ये एनुअली जो बजट आपका जो बनता है उसमें आपको ये प्रिपेयर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करते हैं। इन केस अगर किसी भी चीज के लिए अगर बढ़ जाता है रेट तो वो एक्सपेंडिचर पे सिग्नेचर भी कर सकते हैं। When there are large amount of work, there may be a regional chief engineer, additional chief engineer, and deputy chief engineer to assist the main chief engineer. अब इसका मतलब कौन बताएगा? अगर आपको लार्ज अमाउंट का वर्क है तब उसके लिए आपको रीजनल चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, डिप्यूटी चीफ इंजीनियर एंड असिस्ट द मेन चीफ इंजीनियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर हो गया, तो ये सारे लोग मिलकर उस लार्ज अमाउंट का जो प्रोजेक्ट है अगर वो है तो उस पर डिस्कशन करके उसको अप्रूवल कर सकते हैं। जो मेन चीफ इंजीनियर होते हैं पूरे स्टेट के, उनको वो असिस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा करने पर ये सही होगा। समझे? अब है आपका थर्ड पॉइंट, द होल एरिया एंड वर्क अंडर द चीफ इंजीनियर इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सर्कल्स और रीजन्स विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। पूरे वर्क का जिसके अंडर होता है वो चीफ इंजीनियर के अंडर होता है, वो क्या करता है कि नंबर ऑफ सर्कल या नंबर ऑफ रीजन्स में आपको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और हर एक सर्कल का हेड किसको बना देता है? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को, है ना? Who is the administrative and proportional head of the circle? क्लियर है? सिंपल इतना ही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है चीफ इंजीनियर। और जो चीफ इंजीनियर होता है वो क्या करता है कि स्टेट को कुछ रीजन या कुछ सर्कल में डिवाइड कर देता है और उस सर्कल या रीजन को का हेड बना देता है सुपरिटेंडिंंग इंजीनियर, जिसके पास वो पावर होता है कि अपने अपने सर्कल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाता है या प्रोफेशनल हेड कहलाता है। और वो क्या करता है कि अपने अंदर जो उस सर्कल में है उस सर्कल के अंडर सारे वर्क को एग्जीक्यूट करेगा और रेगुलेट करेगा, इंस्ट्रक्ट करते रहेगा। और उसमें जो भी मेंटेनेंस वर्क हो या फिर न्यू प्रोजेक्ट हो या जिस किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क हो, वो सारे चीजों को क्या करेगा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर देखेगा और उसको इंश्योर करेगा और उन सारे का रिपोर्ट को तैयार करके वो चीफ इंजीनियर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के पास लेकर जाएगा। समझ गए? अब है कि each circle is divided into number of divisions which are the executive units of the department. Each division is under an executive engineer और divisional engineer, उसको divisional engineer भी बोल सकते हैं, who is
responsible for the execution and management of all works in the division. He has to inspect works frequently and has to keep a watch on the expenditure and has to see that expenditure on any work is not exceeding the. क्लियर हुआ? फिर क्या करता है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो अपने सर्कल में जो आया उस सर्कल को डिवीजन वाइज बांट देता है और हर एक डिवीजन में एक इंजीनियर को एग्जीक्यूट कर देता है। उस इंजीनियर को पोस्ट दिया गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर डिविजनल इंजीनियर। डिविजनल इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ उस डिवीजन का वर्क एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? वर्क को एग्जीक्यूट करेगा और मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके पास कोई भी एक्सपेंडिचर पे साइन करने का ऑथोरिटी नहीं होगा। जो एस्टिमेट से अगर एक्सीड करता है तो उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइन अपना नहीं करेगा उस एक्सपेंडिचर। क्लियर है? Each division is divided into a number of subdivisions, each under the charge of a subdivisional officer, जिसको नाम दिया जाता है SDO, who is of the rank of assistant engineer. AE उसको रैंक किसके बराबर दिया जाता है? असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर। एंड असिस्टेंट इंजीनियर आर डायरेक्टली इन चार्ज ऑफ द वर्क्स falling under their charges and have to execute, supervise and manage the works and have to maintain the quality and the progress of the work. अब क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो अपने डिवीजन को सब डिवीजन के रूप में डिवाइड करता है। नंबर ऑफ सब डिवीजन के रूप में क्या करता है? डिवाइड कर देता है और हर एक सब डिवीजन को में एक पोस्ट क्रिएट कर दिया और उस पे एक ऑफिसर को सिलेक्ट किया, एक आदमी को रखा, एक इंजीनियर को, और उस इंजीनियर का पोस्ट दे दिया असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, जिसको हम नाम दे दिए SDO। क्लियर है? वो क्या करेगा कि अपने अंडर में जो भी उसके एरिया में जो वर्क होगा उस वर्क को वो मैनेज करेगा और उसके क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। क्वालिटी के तरीके से जो काम होता है रोड वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, तो वो क्या करता है कि क्वालिटी को मेंटेन करता है और वर्क को बिना कोई रोक टोक का, बिना कोई रुकावट का वो आगे का प्रोग्रेस करता है। फिर आपका the subdivision are divided into number of sections. The subdivisions are divided into number of sections, each under the charge of an overseer and sectional officer who is directly in charge of works in the field. They have to stay at the site of the works and to supervise the works and to maintain quality and progress of work. इसका मतलब क्या है? ओवरसियर का नाम सुने हैं? ओवरसियर का नाम कोई सुने हैं जी? बताए ना कोई? किसको बोलते हैं ओवरसियर? हाँ, जेई को बोलते हैं ओवरसियर। अब इसके लिए बताते हैं, मनरेगा का तो नाम सुने हो? मनरेगा में जेई का पोस्ट निकलता है, एई का पोस्ट निकलता है। अब एई जो है हर एक डिवीजन के लिए होता है, यानी कि ब्लॉक, यही है ना जी? ब्लॉक को ही बोलते हैं ना हम लोग। क्लियर बताओ, समझ में आ रहा हो तो। ब्लॉक को बोलते हैं डिवीजन,
उसमें एक एसीटीओ बैठता है जिसको असिस्टेंट इंजीनियर भी बोला जाता है ना। उसके अंदर जो सब डिवीजन में जो उस डिवीजन को भी जो डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि मान लिया कि तुम्हारा कोई एक डिवीजन जो ब्लॉक है, मान लिया कि अनगढ़ा ब्लॉक है ना, उसके अंदर बहुत सारा आएगा, पंचायत वाइज आता है ना। उसके अंदर जो ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के अंदर पंचायत सब आएगा, बहुत सारा पंचायत आएगा। हर एक पंचायत में एक जूनियर इंजीनियर को इन्वॉल्व किया जाता है, वो मनरेगा के थ्रू इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब वो क्या करे कि जो एक जूनियर इंजीनियर जो एक पंचायत में इन्वॉल्व किया गया, वो जूनियर इंजीनियर पूरे पंचायत को देखेगा, पूरे पंचायत में क्या कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, क्या क्वालिटी हो रहा है, वो सारा कुछ देखता है। जैसे ग्रामीण आवास योजना को देखता है ना, अति ग्रामीण रोड देखता है, तो ये सारा कुछ जूनियर इंजीनियर देखता है। उसमें जो प्रोजेक्ट होता है, जो टेंडर वगैरह होता है, वो सारा कुछ जूनियर इंजीनियर देखता है, करवाता है। और वो रिपोर्ट किसको करता है? अपने ब्लॉक में जाकर एसडीओ को ब्लॉक में रिपोर्ट करता है ना। एसडीओ फिर क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रिपोर्ट करता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है कि अपने सर्कल ऑफिसर के पास रिपोर्ट करता है। सर्कल ऑफिसर कौन है? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है ना। और फिर सर्कल ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा? अपना चीफ इंजीनियर, अपने हेड को। अब समझ में आ गया? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पूरा वर्क उसका समझ में आ गया, प्रोग्रेस। अब देखो मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अडॉप्टेड। पहला है कॉन्ट्रैक्ट्स मेथड, सेकंड है रेट लिस्ट मेथड, पीस वर्क मेथड, डे वर्क मेथड और एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेस। तो मेथड का है वर्क को एग्जीक्यूट करने का मेथड है। अब तुम एक काम करो, नीचे से चलो। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क जो है 1 to 5 पॉइंट। अब तुम नीचे से पहले सोचना शुरू करो, देखो अपने आप पहुंच जाओगे। एम्प्लॉय लेबर ऑन डेली वेजेस, इसका मतलब तो समझ रहे हो? इसमें क्या होता है? ठीक है, अब हमको एक चीज बताओ कि जो अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हम लेबर को रखें, ठीक है, अब आया है कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड की अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरे माने कि एक यूनिट को सेट कर दे, जिसमें मिस्त्री हो जाएगा, हेड मिस्त्री, असिस्टेंट मिस्त्री, उसके बाद फिर लेबर हो गया, है ना। ये सारे लोग आए, एक यूनिट में आए और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया कि आपको इतने दिनों में ये काम को खत्म करना है और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको इतना पैसा मिलेगा इस काम को खत्म करने के लिए, है ना। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या हो जाएगा? आइटम रेट, आइटम प्लस फिक्स्ड परसेंटेज। क्या बोला गया? आइटम रेट क्या है और उसके साथ फिर क्या है? परसेंटेज को फिक्स कर देता है ना जी। जैसे कि मान लिया कि आपको किसी भी एक बिल्डिंग का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग छोटा सा, आप मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, क्लियर है? आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट लिए, अब बोले कि तुम हमको इस सारा काम करवा दो, ये इसका बजट मेरा 15 लाख का या 16 लाख का, तुम दे दिया, ठीक है। 15 लाख या 16 लाख का ये बजट है, तुम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया? उसको स्मॉल छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर, उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी तुम बोलते हो ना। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? वो मटेरियल और लेबर साथ में लेकर आएगा। तो साथ में क्या करेगा? वो लेकर आएगा। तुमको डेली वेजेस कोई भी लेबर से कोई मतलब नहीं है,
तुमको ये भी नहीं जानना है कि डेली कितना उसको वो दे रहा है, तो मतलब है तुमको नहीं है। अब वो क्या करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना जो लेबर और इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल सारा कुछ लेकर आएगा। वो लेबर को अपना एक प्रोजेक्ट पे दे रहा है मन चार्ज या फिर डेली के बेसिस पे चार्ज दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जानेगा। बट वो एक प्रोजेक्ट के लिए फिक्स करके लाए तो वो प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट को पेमेंट करेगा। और वो क्या करेगा कि मान लिया कि 15 लाख का तुम प्रोजेक्ट दिया है, तो उसके साथ उसको परसेंटेज भी तुमको ऐड करना होगा। यहाँ पे दिखाया गया है ना कि फिक्स परसेंटेज, कुछ परसेंटेज तुमको फिक्स करना होगा उसमें कि 15 लाख का है तो आपको 5% आपको दे दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, है ना जी। जो कमाई होगा उसका वही 5% पे कमाई होगा ना उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसी 5% में से सारे अपने लेबर को में चार्ज करेगा ना। तो ये सारा चीज हो जाता है। अब है कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप पूरे मटेरियल को आप सप्लाई करिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे, रेट बढ़े या घटे हमको मतलब नहीं है, आप फिक्स रेट करके आप हमको बताइए। तो मान लिया कि गिट्टी आ रहा है 1400 या 1500 या 1800 रुपये हाइबा आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो वो आपको नहीं जानना है। कॉन्ट्रैक्टर को आपको सीधे क्या करना है, बात करना है कि आपको कैसे आ रहा है, वो नहीं, आप फिक्स कर दीजिए कि आपको टोटल कितना पैसा चाहिए उस मटेरियल के लिए, टोटल मटेरियल के लिए, इस वर्क को कंप्लीट करने का जो मटेरियल होगा उस मटेरियल टोटल कितना होगा। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट मेथड में सारा कुछ होता है। अब उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि चेंजेस एंड वेरिएशंस आर पॉसिबल इन द क्वांटिटी ऑफ वर्क, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क एज पर यूनिट रेट कोड्स इज पेड। अब जैसे देखिए कि इसके कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको रेट बताएगा, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, पूछेगा ना। कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, आप स्क्वायर फीट बताएं। फिर अब अपना रिक्वायरमेंट बताइए कि हमको इस टाइप का बिल्डिंग चाहिए, इस टाइप का घर चाहिए, इसके अंदर ये चाहिए, इसके अंदर वो चाहिए, प्लास्टर के साथ चाहिए या वॉशिंग के साथ चाहिए, व्हाइट वॉशिंग के साथ चाहिए या फिर टाइल्स मार्बल के साथ चाहिए, वो तुम अपना रिक्वायरमेंट बताओगे। सीलिंग अति जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा, जो बल्ब वगैरह जो रहेगा वो किस तरीके का फिक्सिंग होना चाहिए, तो वो आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट सुनने के बाद वो आपको बताएगा कि आपको लगेंगे 100 रुपये, 150, 1500 रुपये या 1600 रुपये स्क्वायर फीट लगेंगे, ये बताएगा ना। टाइल्स के साथ लीजिएगा तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट, विदाउट टाइल्स लीजिएगा, व्हाइट वॉशिंग के साथ लीजिएगा तो आपको 1300 रुपये स्क्वायर फीट, इस तरीके से आपको रेट बताएगा। वो आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको और ज्यादा हाई फाई चाहिए तो आपको 2000 रुपये स्क्वायर फीट देंगे। अब मान लिया कि आपके पास 1000 या 2000 स्क्वायर फीट है, तो 2000 इंटू 2000 कर दिए, 2000 रुपये स्क्वायर फीट है ना, तो 2000 इंटू 2000 कर तो कितना हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेट फिक्स हो गया। उतना ही पे आपको वो काम वो करके आपको दे देगा। अब उसमें आप 5%, अब वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको बताया कि आपको इस प्रोजेक्ट पे 2% या 5% आप हमको ऐड करके दीजिएगा उस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मेरा परसेंटेज हो, कॉन्ट्रैक्टर परसेंटेज जो बनेगा ना वो बनता है, तो वो आपको वो कॉन्ट्रैक्टर बताया कि आपको कितना परसेंट चाहिए। समझ गए। ये सारा हो गया एडवांटेज। डिले इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अवॉइडेड, इसमें कोई भी चीज को अवॉइड होता है, माने कि ड्राइंग प्रिपरेशन वगैरह का। चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क आर अवॉइडेड, एक्स्ट्रा वर्क का कोई भी चांस नहीं रहता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है तो वो जल्दी जल्दी काम खत्म करेगा, साइड करेगा, है ना। देयर इज रिस्क टू द कॉन्ट्रैक्टर, देयरफॉर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर्ड। ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक रिस्क रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को आप दे रहे हैं तो क्या आपका क्वालिटी एश्योर करेगा या नहीं करेगा। वो बोल देगा बट क्या आप उससे एश्योर करेंगे कि वो सही आपको देगा बनाकर। फिर द कॉन्ट्रैक्ट अलाउ एक्स्ट्रा वर्क आइटम्स,
वो आपको अगर एक्स्ट्रा वर्क आप करवाते हैं तो वो उसके लिए अलग से आपको चार्ज करेगा। Disadvantage: the owner is not sure about the total cost of work till the completion. Both owner and contractor have to appoint staff. There is possibility of unbalanced tender. The extra items may cause dispute between owner and contractor. Situations where it is used for all types of public and government work like buildings, roads and bridges. तो क्या ये आप समझे या नहीं समझे हैं? कुल मिला के आप हमको इसका मतलब पूरा समझाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मेथड में क्या बोला गया है। इसका आता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट. It is modified form of a item rate contract. In this case, the bill of quantities schedule B consists of description of items as per sanctioned estimate with their quantities, rate, units, and amounts. Contractor is asked to quote only the percentage above or below at per liter rates. बोले थे ना हम इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि आपका जो रेट है उसके अनुसार से 2% या 5% आप ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट मेथड ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका है रेट लिस्ट मेथड। तो अंकित पहले अटेंडेंस दे दो हमको। कंफ्यूजन लग रहा है तो पढ़ के सुनाओ और समझो, बताओ बताओ एडवांटेज क्या है और कौन सा टर्म पे तुमको डिसएडवांटेज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बताइए। बोलो हाउस। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि जो तुम जैसे कि मान ले कि तुम ऑनर हो, ठीक है, तो अगर तुम खुद से बनवाओगे तो ये तुम्हारे ऊपर रिस्क रहेगा ना कि तुम क्या क्वालिटी दे रहे हो, तुम क्वालिटी सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, खराब होगा तो ये तुम्हारे ऊपर जिम्मा है। ये क्लियर है? अगर तुम ऑनर हो तो। बट अगर तुम कॉन्ट्रैक्टर को देते हो तो ये कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर रिस्क लेगा ना कि क्वालिटी हम श्योर करें कि सही है या खराब है, वो कॉन्ट्रैक्टर को सुनेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। समझ में आई क्या? तो अंकित अटेंडेंस दे दिया। तो अच्छा, क्लास इतना ही खत्म करते हैं। फिलहाल हो गया है, इसमें खाली बकबक करने वाला ही ये पेपर है, लिखने वाला तो है नहीं कि तुम लोगों को ज्यादा टाइम लिख के आता है ना।